लाइव आपको शो हो रहा है? हाँ, कोई एक सज्जन जुड़े हैं। ठीक है, क्लैरिटी है वॉइस की। सभी भाईबंधों हैं और सभी उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का उन पकड़ लोगों का वास्ता मेरो नमस्कार च। जो भी भुला अभी जुड़िया छा, जरा मैं तो ये बताया दिला कि वो आवाज़ ठीक होनी चाहिए क्या? वॉइस की क्लैरिटी छो? हाँ बुला बुलाऊं कार वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? सभी भाईबंधों का नमस्कार। अभी ठीक छे, ठीक छे, ठीक छे। अच्छा, बहुत सुंदर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत सुंदर। नौटियाल जी क्या वणु ठीक ठाक है ना? स्वास्थ्य पानी बढ़िया? नेगी जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सब लोगों तो मेरो नमस्कार चे। वॉइस क्या चे क्लियर नहीं होनी? वॉइस क्लियरिटी नहीं चे? अब देख बल नमस्कार, नमस्कार। अब थोड़ा क्लियर छे वॉइस? क्लियर है, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी हमारा दगड़मा लोग बाग जोड़ना छा। हमारा नौटियाल जित पुराना साथी छे ना, और नेगी जी भी जुड़िया छा। आज काफ़ी समय के बाद मैं लाइव आई हूँ। लाइव की जो अंतिम चर्चा छई वह कृषि पर छे। कृषि पे चर्चा थी लास्ट, जो पंतनगर विश्वविद्यालय के। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे कुछ नए साथी जुड़ेंगे। आप सभी लोग हमारे कुटुंब के ऐप पे भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर हम प्रश्नों को ग्रुप पे डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब प्रश्न एकदम सामने आते हैं तो कई बार आपका जो संवाद है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो क्यों ना हम प्रश्नों को एक एक करके लें।
तो अभी हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़े हैं, 5वें लोग। नेगी जी, हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे हाँ हर्ष, कैसे हो? ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग उनपा के कुटुंब से भी जुड़ गए हैं, और एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस वक्त समाज के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, इस वक्त समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान उसी व्यक्ति का है जो अपने और अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। और जो लोग समाज के बीच में जाकर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा नमन है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम चर्चा में शामिल होते हैं तो हमारी जाहिर है कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का गठन जो है सरकार को लेकर के है। आज भी प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अपने घर में सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन सरकारें निकम्मी हैं, तो अब क्या किया जाए। सभी लोग सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का ये लाइव थोड़ा सा मैंने आज बहुत दिनों के बाद सोचा कि आप लोगों से रूबरू होया जाए, आपसे मुखातिब होया जाए, आपसे बातचीत की जाए। तो अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। आज की चर्चा को आयोजित करने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। तो जाहिर है जब कोई नया व्यक्ति संगठन के साथ जुड़ता है तो उसके मन में तमाम सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं। नए संगठनों को लेकर उम्मीद होती है, विश्वसनीयता भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रावत जी नमस्कार। तो ये सारे जब प्रश्न हमारे लोगों के मन में आते हैं तो जाहिर है उन्हें उन प्रश्नों का जवाब भी चाहिए होता है। और आज की तारीख में हमारे एक बोलते छना ना पहाड़ में कि बल दूधों को फूक्यू भी बल छा बल, है ना, फूक फूकी तपेंदू। प्रवीण जी बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। तो बोला कि दूधों को फूक्यूं बल छा भी फूक फूकी तय पेंदू। तो उत्तराखंड राज्य 20 सालों में फूकण लगी च फॉर द लास्ट 20 years। अब तो 21वां साल मच, तो 21 साल में हम छा भी फूक फूकी तय प्योना चना, गौला भी हमारा फूकना छना। तो देवेंद्र बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई आपको देख करके। स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र खंडूड़ी कर्णप्रयाग से जुड़े हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने लोगों को इस विकट समय में न सिर्फ औषधियाँ
लोगों तक पहुंचाई हैं, बल्कि मैं बाज़ार में चल रही काला बाजारी पर भी इन्होंने बहुत अच्छी दृष्टि रखी और लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद और लागत मूल्य पर उपलब्ध कराई। इन्होंने एक व्यापारी होकर भी एक मानवता का धर्म निभाया, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। देवली जी जुड़े हैं, विपिन कुमार देवली जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। रावत जी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो हम अब सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मैं जैसे कह रहा था कि प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, विश्वसनीयता होती है, उम्मीद होती है। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के लोग किसी संगठन से जुड़ते हैं और जब तक किसी संगठन को अपनी कसौटी पे नहीं कसते हैं, और होना भी चाहिए। संजीत बहुत बहुत आभार। तो जब तक हम किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को अपनी कसौटी पे नहीं कसते हैं, तब तक निश्चित रूप से हमारे मन में संगठनों को लेकर के सवाल होने चाहिए, शंकाएं होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना होगा, कार्य करना होगा। और 20 सालों की जो वेदना है, 20 सालों की जो हमारी तकलीफ़ें रही हैं, आज उन्हीं तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए विचार मंच ने उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का गठन किया है। और बड़ी सुंदरता से, बड़ी शालीनता से, बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से समाज के बीच में अपनी उपस्थिति, एक मजबूत उपस्थिति उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी ने दर्ज की है। और उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो मैं कहूँगा, वो संगठन की शालीनता। हम लोग उन ध्रष्ट राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं हैं जो अपने घमंड के मद में न तो उनके पास कोई योजनाएं हैं, न तो उनके पास कोई योजनाकार है। हमारे पहाड़ मामलों के सलाहकार जुड़े हैं, हमारे राजेश सिंह पंवार जी, मैं आपका आभार करता हूं। तो मैं यही कह रहा था कि राजनीतिक पार्टियों के पास जो है न तो कोई योजना है, न तो कोई योजनाकार है, न कोई विजन है, न कोई ब्लूप्रिंट है, न कोई रोड मैप है। सारे लोग एक तरह से सारे लोग जो है अवसर की राजनीति में इतने संलिप्त हो गए हैं, इतने फंस चुके हैं अवसर की राजनीति में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टियों को कैसे जिंदा रखा जाए, पार्टियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको जो है उत्तराखंड के लिए कैसे लाभकारी और हितकारी बनाया जाए। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई विज़न जो है हमारे पहाड़ की पार्टियों के पास नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, 20 साल का समय बहुत लंबा होता है। 20 साल में, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि 20 साल में एक छोटा सा बालक भी 20 साल में युवा हो जाता है और जो है परिवार की जिम्मेदारियाँ लेने में सक्षम हो जाता है। तो 20 साल में हमारे राज्य की ये स्थिति होनी चाहिए थी कि आज हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आज हमारे प्रदेश में समाज सेवक एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, समानांतर सरकार चल रही है समाज सेवकों की, और हमारी जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है वो एक तरह से फेल हो चुकी है।
और सत्ता के लाभ को लेकर के भी जो समाज सेवी आज की तारीख में काम कर रहे होंगे, उनका टकराव, आपसी टकराव, सरकार के साथ टकराव, शासन के साथ टकराव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज उत्तराखंड की स्थिति एक निबना, एक हमारा गढ़वा में एक औणु छे बल जेल निमानी बल अपनो बुए बाबू को बोलियो वेगु ज्यूरो बाप। अब अरे हमारा पहाड़ में एक अभिभावकहीन, एक नेतृत्वहीन, एक जो है एक ऐसी व्यवस्था में हम लोग बैठे हैं, एक ऐसी व्यवस्था का हम हिस्सा बने हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें। इसीलिए उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी एक विकल्प लेकर के उत्तराखंड की राजनीति में आया है। और जिस तरह से हमने उत्तराखंड की राजनीति में बहुत थोड़े समय में और बहुत अच्छी हमने एक उपस्थिति दर्ज करवाई है, उसके लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में भी खलबली है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी 70 सीटों पे, आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी थोड़ा कोरोना के चलते हम लोग सुरक्षा और सरकारी गाइडलाइंस को देखते हुए हमने अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम ज़रूर दिया है, लेकिन हमारा कार्य उत्तराखंड के उत्कर्ष के लिए जारी है। सभी लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों ने प्रश्न किया कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का उद्देश्य क्या है। आपको याद होगा, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत छोटे रहे होंगे, एक ज़माना था जब हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, और वो नारा था गरीबी हटाओ, और एक दूसरा नारा उनका था रोटी, कपड़ा और मकान। ये दोनों ही नारे इतने गैर जिम्मेदार थे। मतलब रोटी, एक भिखारी को भी रोटी चाहिए होती है, तो आपने रोटी, कपड़ा और मकान। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का जो उद्देश्य है, भाई रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही है, लेकिन खाली रोटी, कपड़ा और मकान से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन वो दुखी हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का जो उद्देश्य है वो एक स्वस्थ उत्तराखंड, एक समृद्ध उत्तराखंड और एक खुशहाल उत्तराखंड के लिए प्रयास करना, कोशिश करना। एक ही लक्ष्य हम सबका फिलहाल, अपना उत्तराखंड बने खुशहाल, हेल्दियर, वेल्दियर, हैप्पियर स्टेट की जो हम कल्पना लेकर के चल रहे हैं, अगर हम अपने इस नारे के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको, इस उद्देश्य में कहीं सफल होते हैं, तो हमारे लिए सारी ही चीज़ें, सभी कुछ, जितनी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी चिंता हमारी स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है। आज पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है।
सबसे बड़ी समस्या रोजगार। हालांकि आज रोजगार एक वैश्विक संकट बन गया है, आज विश्व में ही रोजगार एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन विश्व का संकट तो आज का है, उत्तराखंड का संकट तो दशकों का है, दशकों का, 1-2 दशक नहीं, कई दशकों का संकट है। और आज तक इतनी संपदा और इतने संसाधन होने के बाद भी हम अपने लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं, और इसीलिए हमारे प्रदेश में रोजी रोटी का पलायन सबसे ज्यादा है। तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, और रोजगार से जो पलायन उत्पन्न हुआ है उसने सरकार की जो मंशाएं हैं, कुछ न करने की मंशा कुछ न करने की मंशा, भाई जब मन की निराला नौकरी नीच तो पलायन वेगी, और पलायन वेगी तो तुम सुख सुविधा देना बिच, तो वे सुख सुविधा को उपभोग करने वाल भी कोई नहीं, और वे की देखभाल करने भी वाल भी कोई नहीं, और वे पर निगरानी धन वाल भी कोई नहीं। मेरे एक मित्र हैं, हालांकि वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहे, बड़े अच्छे अधिकारी हैं। अब उन्होंने जीवन भर नौकरी की, फौज में थे बेचारे। उत्तराखंड तो आपको पता ही है, फौजियों की भूमि है, देश प्रेमियों की भूमि। फौज से जब रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने गांव में बस जाऊं। बड़ा सुंदर मकान बनाया, खूब पैसा था, सारा पैसा लगाया। वैसे भी पहाड़ में जो है मकानों की कॉस्ट जो है मैदान में बनने वाले मकान की अपेक्षा तो ज़्यादा ही है, डबल ही है। मकान बनाया, कुछ दिन बेचारे रहे, प्रकृति का भी आनंद लिया, गौड़े को दूध भी पीनी, पुंगड़ों में घुमण गामड़ों भी सुंदर छो है, बाड़ी सगड़ बेटिन भुजी साग भी बढ़िया खाई, सब बढ़िया चरणू छो। बल अचानक के वही एक दिन गोर चरोना छा यार, जरा रोड़ी की पड़ी गया। अब जब फिसल करके गिर गए तो फिर फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद अब स्वास्थ्य कारणों से उनका पलायन कोई रोजी रोटी का पलायन नहीं था। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ 2 तरह के पलायन है, रोजी रोटी का पलायन है, प्रतिभा का पलायन है। प्रतिभा के पलायन को हम रोक नहीं सकते, लेकिन रोजी रोटी के पलायन को तो रोका जा सकता है। तो प्रतिभा के पलायन के चलते एक व्यक्ति फौज में गया, बड़ा ऑफिसर बना, पहाड़ का प्रेम था, वो उसको खींच करके फिर से पहाड़ लेकर के आया, अपना घर बनाया, मकान बनाया है। और जब बुढ़िन वक्त जब थोड़ा सा एक स्वास्थ्य कारणों से उनको लगा कि अरे यार मैं तो फिसल गया हूं, मुझे चोट लग गई है, मुझे तो डॉक्टर की मदद चाहिए, तो उस व्यक्ति ने चिकित्सकीय कारणों से पलायन किया। तो रोजगार बहुत बड़ी बात है। रोजगार नहीं होने से पलायन होने से जो हमें सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की भी जा रही हैं, उनकी हम लोग देखभाल नहीं करने की वजह से वो एक जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते जो लोग पहाड़ों में लौट रहे हैं
वो भी पहाड़ों में रुक नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विडंबना है। बीस साल में हमारे पास अस्पताल हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं। बहुत सारे लोगों ने पहाड़ में बड़े बड़े अस्पतालों की बात करी है, एम्स की बात करी है। लोग कहते हैं कि एम्स बनाओ। अरे एम्स तो बनाओ, लेकिन जो पहले से जो अस्पताल मौजूद हैं, क्या हम उनको इस स्तर का नहीं बना सकते हैं कि वो एम्स से बढ़िया सुविधाएं दें? इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, जिस ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर का एक ज़माने में इतना मशहूर हॉस्पिटल होता था। अवस्थी, सिविल सर्जन अवस्थी और पांगती, डॉक्टर पांगती और डॉक्टर अवस्थी जैसे सिविल सर्जन वहाँ होते थे। इतना बड़ा नाम था उस अस्पताल का, है? आज उस अस्पताल में एक पेट दर्द की गोली ढंग से नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जागरूक जनता पहाड़ों में नहीं है। यही एक बहुत बड़ी स्थिति है। असल में होता क्या है, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इस संवाद को थोड़ा सा जरा हट के ले जा रहा हूं। पलायन की विभीषिका को मैं थोड़ा सा हट करके ले जा रहा हूं। आपने देखा होगा, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को सुनते होंगे। मिडिल ईस्ट, विश्व के मानचित्र पे जितने भी मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के जितने भी देश हैं, आज सारे देश, या यूं कहूं कि अधिकांश देश गृह युद्ध की चपेट में है। क्या कभी हमने सोचा कि क्यों? वो देश भी पलायन की मार से ग्रसित हैं, क्योंकि वहां के जितने भी वहां के संवेदनशील लोग हैं, जितने भी वहां के पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी वहाँ के जो हैं समर्थ और सक्षम लोग हैं, जितने भी वहाँ के आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, उन्होंने भी देश से पलायन कर दिया है। कोई जर्मनी चला गया है, कोई अमेरिका चला गया है, कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई इटली चला गया है, कोई जापान चला गया है, कोई फ्रांस चला गया है। उन्होंने भी पलायन कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ वो लोग उपस्थित नहीं हैं जिनका समाज में प्रभाव होता है। यही स्थिति हमारे उत्तराखंड की है कि प्रभावशाली लोग पहाड़ में नहीं हैं। रोजगार के चलते युवाओं ने पलायन किया और सुख सुविधाओं के अभाव में पहाड़ प्रेमियों ने पलायन कर दिया। तो रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन चीजें हमारे समाज के लिए, अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारे समाज में मजबूती के साथ लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस समाज को अपने लिए किसी तरह के संसाधन को जुटाने में कोई दिक्कत आएगी। आज हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। हमारे पहाड़ों के सारे गांव जो हैं आज बुखार की चपेट में हैं।
इतनी हमारे वातावरण में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। क्यों? हम इस वायरस की चपेट में इसलिए नहीं आए कि ये वायरस बहुत डेडली है। हम इस वायरस की चपेट में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए पलायन और उसके बाद उपजी घर वापसी की स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। हमारा कोरोना घर वापसी के कारण हम लोगों के बीच में पहुंचा है। मुझे लगता है कि अगर हम सारे लोग, अगर हमारे उत्तराखंड के लोगों के पास रोजगार होता और वो अपने ही घरों में सारा कार्य कर रहे होते, अपने उत्तराखंड में ही रह रहे होते, तो शायद आज कोरोना जैसी महामारी हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये स्थितियां हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बनाने के उपायों पर विचार करना और राजनीति के माध्यम से इन समस्याओं का स्थायी समाधान, कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम, परित्राण, त्राण नहीं, हमको त्राण नहीं चाहिए। अभी जो चल रहा है वो त्राण, हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो परित्राण, हमेशा के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था लाने की ज़रूरत है कि जो समस्याएं हमारे समाज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और इन्हीं सब कारणों से हमने उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का गठन किया है। पार्टी के पास, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि पार्टी अपने एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ, एक अद्भुत घोषणा पत्र के साथ उचित समय पे जनता के बीच में आएगी। लेकिन अभी हमने अपने लोगों के लिए 11 भीष्म प्रतिज्ञाएं, पार्टी ने 11 भीष्म प्रतिज्ञाएं हमने निर्धारित की हैं, जिसमें आपको पता है पहली भीष्म प्रतिज्ञा हमारी बंदरों और जंगली जानवरों के आतंक से मुक्त खेतीहर उत्तराखंड हमारी पहली भीष्म प्रतिज्ञा है। बल्कि हुए निकम्मी सरकारों ने बनाई खेती से दूरी और जिससे उपजी पलायन की मजबूरी। हमारे पास उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी ने अपने खेतों को बंदरों और जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए, इसका हमने बहुत सरल उपाय कर रखा है। हम इसको समय पे आप लोगों के सामने लाएंगे। और हम बार बार कहते हैं कि हम गांवों से सरकार चलाने के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं का समाधान करें। एक विधायक अगर अपने क्षेत्र में रह करके जनता के बीच हर वक्त उपस्थित रहता है तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में कोई समस्या आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, पावर पॉलिटिक्स है। उसको इस बात से संतुष्टि नहीं है कि मैं विधायक बन गया, मुझे जो है जनता ने एक जिम्मेदारी दी है। उसको इस बात की चिंता है कि मैं जो है पार्टी के अंदर किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से गिराने के लिए दिल्ली में पावर लॉबिंग कैसे करूं, मंत्री कैसे बनूं। समाज सेवा का व्रत लिया है तो
आप अपने कार्य से, अपने द्वारा किए गए कार्यों से समाज के बीच में जब एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन होता क्या है कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते हमारे अच्छे लोग भी जो है पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमने ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड, जो हमारा एक नारा है, दूसरी 20वीं प्रतिज्ञा, ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड। माफ करें। तो ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड, तो ये हमारी पलायन मुक्त उत्तराखंड को लेकर के हमारी एक पहल ये भी है कि ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड। हम चाहते हैं कि लोग गांव में रहें, वहीं उनको रोजगार की सुविधाएं उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं के अनुसार मिले, उनके खेत भी बचे हैं, उनके खलिहान भी बचे हैं, उनके गांव गुठार भी बचे हैं, उनकी पठारी भी न रड़के हैं, उनकी खोली और उनकी तिवारी भी सुरक्षित रहें। क्या ये संभव नहीं है? ये संभव है। एक सक्षम सरकार के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी ने 15 लाख रोजगारों की व्यवस्था हमने कर रखी है। हमें पता है कि अगर उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की सरकार आती है तो हम हर व्यक्ति के लिए रोजगार गारंटी, रोजी रोटी का पलायन, हम प्रतिभा के पलायन की बात नहीं कर रहे, रोजी रोटी का पलायन, उस रोजी रोटी के पलायन के लिए 15 लाख रोजगारों की हमारे पास व्यवस्था है। आज मैं इस लाइव के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, ये कोई हवा में कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये ऐसी व्यवस्था, और 15 लाख रोजगार जो हैं कम नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को अगर हमने प्रतिमाह 10,000 रुपए की भी व्यवस्था करवा दी घर में रह करके, और वो जो है इतना वहां पे कमाने लग गए, तो उस 10,000 रुपए को पाने के लिए उनको महानगरों में अपना जीवन जो है नष्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना बहुत है। अगर हम इतना भी दे पाए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी बहनें जो हैं जिस तरह से कष्टों में रहती हैं, पति, अभी हम लोग पहाड़ परिवर्तन यात्रा में थे, और हमें जो है मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं एक बहन से संवाद कर रहा था, कुछ बहनें मुझे मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों के परिवारों में कौन कौन है? तो एक बड़ी, मैं क्या बताऊं, एक छोटी सी 22-23 साल की बालिका रही होगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बल्कि वे तो किला रोनी च बल मेरा ब्योत है, बल 3 साल हुए गया, बल मैं नबी अपना जवे को ढंग से मुख नहीं देखी, बल का छुट्टी जवे अहमदाबाद में पैसा भी भेज दो, कभी कभार थोड़ा बहुत भेज दो ना भाजी। तो मैं बोलूँ चाहिए कि अगर हमारी नौन्यून अगर ब्यो के बाद भी अपना सूर्यास माँ ये नहीं बैठी हो रण, तो वो अपना माँ पिताजी के घर में ये नहीं बैठी तो वे माँ क्या बुरा है? अरे क्या कर वे सूर्यास में बैठी था जब तुम्हारो आदमी तुम्हारा पास मनिच है, क्या कर? रोजगार इतनी बड़ी समस्या है और सरकार इतनी दृष्टिहीन और इतनी गैर जिम्मेदार है कि उसको पता ही नहीं है।
वो हमारी टिहरी झील को किसी गैर उत्तराखंडी को लीज पे दे सकती है, लेकिन उसमें रोजगार के साधन उत्पन्न नहीं कर सकती। निकम्मी सरकार। मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी, आप जरा देखना कि उत्तराखंड की सरकार का सालाना बजट कितना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें मैं खाली वनों की बात करता हूं, सिर्फ वन, अगर हमारे वनों का संवर्धन और हमारे वनों का, हमारी जो वानिकी है, अगर उस पे हम संसाधनों की बात करें तो सरकार के लिए एक साल में 1,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1,00,000 करोड़। हमारे चौबट्टा खाल के प्रभारी जुड़े हैं कमल ध्यानी, बहुत बहुत आभार। किला रे अरे इतगा देर में आए हैं, बहुत देर होगी। तबियत ठीक ठाक होली, अपनो ध्यान दन है। तो हम अपने जंगलों से एक साल में 1,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप समझिए कि उस 1,00,000 करोड़ के राजस्व को उत्पन्न करने के बाद हम कितने रोजगार सृजित कर सकते हैं। हमें तो केंद्र सरकार की तरफ जो है देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें तो केंद्र सरकार को बोलना चाहिए कि हम आपकी मदद करते हैं, बताइए। लेकिन निकम्मी सरकार। अब हमारा जंगल भी बेचने की प्लानिंग कर बैठेगा है। हमारा जंगल भी बेचने बैठे, जंगलों तभी बेचने के वे की भी सौदाबाजी कर बैठेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो किसी भी राजनीतिक दल ने इस बात की जरूरत महसूस नहीं की। किसी भी व्यक्ति ने इस बात की जरूरत महसूस नहीं की कि हे चुचो, जरा एक बार हम ये राज्य पुनर्गठन आयोग को जरा ये बिल जरा हम पढ़ के लेंदा। बल क्या मैं तो यूं बढ़ा दिया, मैं तो वो बढ़ा दिया। रावत जी जुड़े हैं हमारे दरबान सिंह रावत जी, बहुत बहुत आभार। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत आभार आपका। बोल तुम अरे जरा वेता क्या वेता, अरे कद कर रहे वाला वो, अरे 100 पेज रहे वाला, 150 पेज रहे वाला। जरा राज्य बनाने से पहले जरा इन तो बोल रहा कि जरा यार हम तो जरा वे जरा वे कॉपी तो दिखा, जरा हम पढ़ना चाहना, तुम हम तो कन राज्य देवना है। इन लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग, जो उत्तर प्रदेश से जो हमें राज्य मिला था, वो हमें कैसा राज्य मिला, इन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ने की जो है जहमत नहीं उठाई। और क्या हुआ, हमसे हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार जो है ले लिए गए। कितनी बड़ी बात है। बल हमारा हरिद्वार में कुंभ मेला होना चाहिए, हम परमिशन लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार बैठी, कद का बड़ी विचित्र बात, राज्य हमारो और परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार की है। हमने जो है, मैंने जो है, जब कुंभ मेला जब शुरू होने की बात हो रही थी तो मैंने बोला कि इस बारे में हमारी पार्टी ने बोला कि हम चाहते हैं कि कुंभ का जो मेला है इस बार सिर्फ साधु संतों के लिए रख दिया जाए और आम जनता को बोला जाए कि वो कोरोना के मद्देनजर जो है अपने घरों में ही गंगा स्नान कर लें।
साधु संत अपने आ जाएंगे, अपना कल्पवास कर लेंगे आम जनता के लिए। आप जो है तो एक जो है अखाड़े के एक महामंडलेश्वर जी ने मुझे बोला कि उत्तराखंड की सरकार जो है कुंभ मेले को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कुंभ का मेला आज भी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से, उसके सहमति से, उसकी गाइडलाइन से, हाँ पैसा तुम दोगे, पैसा तुम्हारा लगेगा, लेकिन इजाजत तो लखनऊ से ही मिलेगी। आप नहीं चाहोगे, लखनऊ चाहेगा तो आपको करना पड़ेगा। आप चाहोगे, लखनऊ नहीं चाहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इतनी विचित्र बात। ये स्थितियां पहाड़ की हैं। हमने जो है अभी कोटद्वार से लेकर के पौड़ी की एक पदयात्रा की, 125 किलोमीटर की पदयात्रा थी। एक बड़ा सुंदर जनसंवाद किया हमने, पैदल चले सारे लोग, कोरोना गाइडलाइंस भी हमने फॉलो की, 4-5 लोग थे हमने संवाद किया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो महानगरों में बैठ करके, जिनके घरों में जो है दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ रहा है, महानगरों के जल बोर्डों का पानी आ रहा है, जमीन का पानी आ रहा है, जिनको मुफ्त में बिजली मिल रही है, जिनके घरों में 4-4 टंकियां लगी हुई हैं, उनका पानी उन्होंने फ्रिज में पानी रखा हुआ है, एसी कमरों में बैठ करके वो नींबू का शरबत बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, और फिर उत्तराखंड की जल समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। धिक्कार है उन लोगों को। अगर आपको पानी की समस्या पर संज्ञान लेना है तो आप हमारे साथ पदयात्रा करिए। हम उते पानी नहीं मिली बटमा, आप यकीन नहीं मान ला, हम पानी का वास्ते बॉडी पानी छपल बुबा पानी नहीं, बल्कि का दूर छपल अभी थोड़ा अगवाड़ी जाया, अगवाड़ी मुँह एक थोड़े से आणु बोलू तो वे माँ पे ले लिया, लेकिन पानी नहीं। हमने देखा कि कैसे पहाड़ में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती और तमाम नदियां, पूरे उत्तर भारत को सिंचित करने वाला उत्तराखंड, पूरे उत्तर भारत की प्यास बुझाने वाला उत्तराखंड आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पौड़ी से लेकर के और कोटद्वार तक जितने भी गांव हैं, सब पानी नहीं। बताइए, क्या हमारी सरकार हमें पानी भी नहीं दे सकती? हर घर नल, हर घर नल, नल सब जगह ले आना, ओ बढ़िया नल फिटिंग होनी च, ट्रकों में नल होना च, लेकिन वे नलों में पानी को भगीरथ लेते हैं लोग, नलों में पानी है कि पहाड़ में कोई भगीरथ छो जो नलों में पानी लियो? अरे मैं बोल दू छो किले नहीं, हम ले सकता पानी, और यू हम ही कर सकता किले की जैसे प्यास लगली वो पानी की भी व्यवस्था कर लो। हमारी सरकार इधर निकम्मी सरकार होगी, इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि वो हमारे लोगों को, एक व्यक्ति हमारा पानी दिल्ली में मुफ्त में बांटता है और हमारे लिए पानी नहीं। एक व्यक्ति हमारी बिजली दिल्ली में मुफ्त में बांटता है और हमारे घरों में अंधेरा है। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचने की बात है। हमने इतने
इतने बड़े टिहरी शहर को, इतने बड़े गांव को हम, इतनी बड़ी बड़ी बांध की परियोजनाएं चल रही हैं, हम अपनी संस्कृति को, इन बांधों की कीमत पर हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, लेकिन हमें जल नहीं मिल रहा, हमारा गौ सूखी मुंह में पानी नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। कौन करेगा? किसी को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी व्यक्ति आए तो वो कुछ करे, और मुझे नहीं लगता है कि सरकारों के लिए कुछ भी करना इतना मुश्किल कार्य है। सरकार करना ही नहीं चाहती, और जब प्रदेशों में कठपुतली सरकारें रहेंगी तो वो तो और नहीं कर सकती। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें, कठपुतली सरकारें, वो कुछ नहीं कर सकती। और अगर क्षेत्रीय सरकार रहेगी तो उसको जो है एक बहुत ही अच्छे योजनाकार की तरह कार्य करना पड़ेगा। अगर सरकारों में रहने वाले लोग जो हैं अच्छे योजनाकार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, अपनी घाटी माटी से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर उनको अपनी जड़ों की चिंता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने की स्थिति में होंगे। और हमारा पहाड़ जो है आज की तारीख में, आप सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कठिनाई में कोई है, भरत सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की तारीख में कोई हमारे पहाड़ के अंदर जो सबसे कठिन जीवन जी रही है तो वो है हमारी मातृशक्ति, जिसके दम पर तुम बढ़े चले, जिसके दम पर तुम डटे रहे। वो मातृशक्ति क्या मांगे तुमसे, उसका सम्मान करो दिल से। वो मातृशक्ति आज इतनी उपेक्षित है। अगर हमारी मातृशक्ति नहीं होती तो क्या हमें राज्य मिलता? कभी नहीं मिलता। उत्तराखंड राज्य जो है कोई राजनीतिज्ञों की सूझबूझ से नहीं, बल्कि मातृशक्ति के बलिदान से मिला है, ये सब जानते हैं। आंदोलन मैंने भी किया था, मैंने भी बहुत आंदोलन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम लोगों के आंदोलन से उत्तराखंड का राज्य मिल सकता था। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति के बलिदान से ही हमारा उत्तराखंड राज्य हमें मिला। इसलिए हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा मातृशक्ति से सिंचित, शोभित और सुसज्जित उत्तराखंड भी है, जिसके लिए हमने मातृशक्ति विजयते एक संगठन बनाया है, जिसकी चेयरपर्सन हमारी मां प्रभा किरण जी हैं। हमको जो है अपनी मां बहनों को उनकी इच्छाओं का, उनकी विचारों का, उनकी जरूरतों का पहाड़ प्रदेश तो बनाना ही चाहिए था, लेकिन हमने उनके जल, जंगल और जमीन माफियाओं को सुपुर्द कर दिए। आज गांव में जो है गौचर नहीं है। पहाड़ के अंदर जो है, मैं कहना चाहूंगा, बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का, अगर यहां पे कोई प्रधान जुड़े हों तो बुरा न मानना। आज पहाड़ के अंदर प्रधानों का बड़ा आतंक है। ग्राम पंचायतों की जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कर दिया है। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी समस्त भूलेखों की गहन जांच कराएगी। गहन जांच, सारे भूलेखों की गहन जांच। आईसीयू, सारे भूलेखों को इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाएंगे।
देखते हैं, पता तो लगे। आज जो है हम लोग जब पदयात्रा में थे, और वैसे भी जब हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो सड़कों के किनारे कितना कब्जा भूमाफियाओं ने कर रखा है। ये कहने की बात नहीं है। हमारी माँ बहनों का पहाड़ जो है हमारी निकम्मी सरकारों ने, कठपुतली सरकारों ने भूमाफियाओं के सपुर्द कर दिया है। बड़ी विचित्र बात है। भाई उमेद जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बड़े खुश हैं आज, बहुत अच्छा लगा आपको मुस्कुराते हुए देख करके। तो ये स्थितियां हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भरपूर उत्तराखंड भी एक उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की भीष्म प्रतिज्ञा है। मैं हमेशा एक भरपूर शब्द का इस्तेमाल करता हूं। भरपूर मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सरकार भूमिहीनों को जमीन दे। हमारे सहयोगी उमेद जब हमसे मिले तो हमने कहा, बोला क्या क्या है, जमीन जायदाद। बोली मैं मुझे एक जमीन को एक टुकड़ा भी नहीं, जमीन ही नहीं है। पहाड़ के लोगों के पास जमीन ही नहीं है भाई। सारे पहाड़ में इतनी जमीन बंजर पड़ी हुई है। कुछ व्यवस्था तो हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों की जमीनों पे कब्जा करो, लेकिन कुछ तो हो सकता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भरपूर, कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। हाँ, आप उसके साथ जागरूकता अभियान चलाइए। स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है निर्भरता कम कराइए, जागरूकता करिए। आप स्वास्थ्य के लिए आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बीमार कम से कम बीमार क्यों पड़े, है ना। मेरा इतना लंबा जीवन हो गया भगवान की दया से। धर्म सिंह रावत जी जुड़े हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हमारे हमेशा हमारे लिए जो है एक पृष्ठ, आपने देखा होगा एक पृष्ठ शक्ति होती है गांव में। हमारा जब देव देवता होता ना, देव देवता, तो देव देवता का पैथर में एक पृष्ठ शक्ति होती। हमारे धर्म सिंह जी पूरी पार्टी की पृष्ठ शक्ति है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका आभार करता हूं कि आपने समय निकाल करके, और आप जो है टिहरी गढ़वाल में आपने जो है, अरे जीवित लोगों के लिए तो सारे ही लोग काम कर रहे हैं, आप जो हैं मृत लोगों के लिए, आप जो हैं जिन लोगों का शरीरांत हो जाता है, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। आपको नमन है। तो मैं कह रहा हूं कि जो हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भरपूर उत्तराखंड की जो हम बात करते हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि सबसे पहले रोजगार तो हमें मिलना चाहिए। हम तो पहली जरूरत से तो पहले हम मिलना चाहिए। हमें रोजगार क्यों नहीं मिलता? हमारे रोजगार पे गैर उत्तराखंडियों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी गैर उत्तराखंडी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोजगार पे पहला हक हमारा बनता है। अगर हमारे पास रोजगार की प्रचुरता है, सरकार के पास बहुत सारी वैक्सीन थी तो उसने विदेश भेज दी, भले आज जो है बेचारे खुद ही वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रचुरता है तो तब आप किसी को दे सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे घाटे से उबरने के लिए क्या विजन नहीं है हमारे पास? मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भरपूर उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। मैं इस संवाद को भटकाना नहीं चाहता, लेकिन हम हमारे पास जो वन है
सरकार ने जो है सालाना 3,000 करोड़ रुपए, सरकार ने सालाना 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने के लिए पूरे उत्तराखंड को शराब की भट्टी बना दिया है। सरकार से भी प्रश्न करने चाहिए, क्यों डूबी है कर्जे में? आप शराब की भट्टी आपने पूरे उत्तराखंड को बना दिया है। हम कहते हैं कि हम तो अपने जंगलों से ही 1,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा कर सकते हैं, तो फिर कर्जे की बात कहां रह गई है? हम लोग जब पहाड़ परिवर्तन यात्रा पे निकले थे तो मैं अक्सर जो है कमल जानी को बोलता था कि देख बोला कमल, ये चीड़ की भीड़ कम करनी होगी। हम इस चीड़ की भीड़ को कम करेंगे। इस चीड़ की भीड़ ने जो है हमारे बहुत मासूमों की जान ली है। गांव में जब जंगल लगती है तो, जब जंगलों में आग लगती है तो 2-3 साल पहले एक बालिका जो है उस आग में खत्म हो गई थी। जब ये चारों तरफ से आग लग जाती है तो हमारे मवेशी, हमारे जानवर, हमारे छोटे छोटे गायों के बछड़े, इतने छोटे छोटे जंगलों के हमारे जानवर हमारे पास, हम तो वनों से ही, हम वन के संसाधनों से ही राज्य को 1,00,000 करोड़ रुपए का राजस्व देने की स्थिति में है, बिना पर्यावरण, प्रकृति और अपने वनों को नुकसान किए हुए। कोई ये हल्की बात नहीं हो रही है। प्रश्न करने वाले प्रश्न करेंगे, समय आने पर उत्तर हमारे पास है, संभव है। लेकिन जब तुम्हारा हर जगह, तब जब तुम्हारा कोला गड़ा लगाया रहला तो तुम मुख्य राजस्व 4 रुपए आप कमाओगे, 10 रुपए आप जो है आग बुझाने में खर्च कर दोगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भरपूर उत्तराखंड हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा है और वो हमारे लक्ष्य अभ्युदय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक हम पलायन को नहीं रोक पाएंगे। जब तक हम पलायन को नहीं रोक पाएंगे तब तक हम अपने लिए सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाएंगे, सुख सुविधाओं की निगरानी नहीं कर पाएंगे। सरकार के द्वारा दी गई जो है तमाम जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जो हमें पता भी नहीं है, कल्याणकारी योजनाएं कहने के लिए हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कल्याण किसका होगा? कहने का मतलब ये, शराब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त उत्तराखंड हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा है। नाराज नहीं होना। बहुत सारे लोग शराब को राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। मैं कहता हूं कि शराब ने जो है भले ही थोड़ा बहुत हमारे लिए 1-2 घंटे का कुछ आराम दे दिया हो, लेकिन इसने हमारे लिए बहुत तकलीफें दी हैं। हमें शराब नहीं चाहिए। शराब हमारे लिए नहीं है। हम शराब को हैंडल नहीं कर सकते। शराब जो है बहुत ही समझदार, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही समर्थ लोगों का पेय है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए नहीं है वो अंग्रेजों के लिए होगा, अरबपति खरबपतियों के लिए होगा, लेकिन हम गरीबों के लिए नहीं है। हम तो वैसे ही जो है संसाधनों के अभाव में हैं। अगर 2-4 रुपया हमारे पास आता है वो भी हम शराब में डाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ बहनें शराब से बहुत त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। घरेलू हिंसा से जो है उनका लहू बह रहा है। हम शराब को बंद करेंगे।
हम उसके पक्ष में हैं। शराब मुक्त उत्तराखंड, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस सरकार कहती है, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं है। हम कहते हैं कि अब रिश्वत दो नहीं, रिश्वत लेके देखो है लक्ष्य। हमारे पास हमने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हम लोगों को चैलेंज करेंगे कि आप रिश्वत लीजिए, लो आप रिश्वत। बिल्कुल। और कमल जानी जी ने प्रश्न किया कि शराब माफिया ने गांव-गांव में जो है ब्लैक में शराब बेचकर गांव के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं वो लोग। सच्चाई है ये। और मुझे कल ही जो है एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा था जिसमें एक बहुत ही उच्च कोटि के बड़े ही सम्मानित समाज सेवी के वॉलंटियर्स गांव में खुले में शराब पी रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आजकल जो समाज सेवी पहाड़ में जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कोरोना टूरिज्म चल रहा है। कोरोना टूरिज्म में उसको मैंने एक नया नाम उसको दिया है, वो कोरोना टूरिज्म है। समाज सेवा की आड़ में बहुत सारे लोग आजकल कोरोना टूरिज्म कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। शराब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त उत्तराखंड। हम कहते हैं सूर्य अस्त पहाड़ मस्त नहीं, सॉरी, सूर्य अस्त पहाड़ मस्त नहीं, सूर्य उदय पहाड़ विजय है लक्ष्य। ये भी हमने नारा दिया है। पहाड़ विजय। हमारे पहाड़ में अन्याय बहुत हो रहा है, अत्याचार बहुत हो रहा है, पापाचार बहुत हो रहा है, शोषण बहुत है, कुपोषण बहुत है। ये भी हमारी 20वीं प्रतिज्ञाओं में शामिल है। इससे भी हमें अपने उत्तराखंड को मुक्त करना है। जब हम अपने उत्तराखंड को देवभूमि कह रहे हैं तो देवभूमि में पापाचार तो नहीं होना चाहिए, अन्याय भी नहीं होना चाहिए, अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। हमें सामाजिक न्याय की दिशा में भी कुछ कार्य करना चाहिए। प्रकृति एवं पर्यावरण से पोषित उत्तराखंड हमारा एक 20वीं प्रतिज्ञा है हमारी। प्रकृति एवं पर्यावरण से पोषित उत्तराखंड। आज हमारे देवभूमि की, आज हिमालय खतरे में है। आप देख रहे हैं कि हर दिन पहाड़ में बादल फट रहे हैं, और ये बादल फटने की घटनाएं जो हैं पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो रही हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, मैंने इस पर एक बहुत सुंदर शोध किया था, मैंने एक बार जो है इसके बारे में जानकारी भी दी। उस शोध को मैंने बहुत अच्छे विशेषज्ञों के पास भी भेजा। सुंदरलाल जी आज रहे नहीं, उनके पास भी भेजा। ये जो हमने इतने बांध बनाए हैं, इससे पहाड़ में जो समुद्री वातावरण जो बन रहा है, क्योंकि हिमालय वैसे ही जो है बहुत नवीनतम पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं, और मैं एक भूवैज्ञानिक होने के नाते मुझे जो है उसकी समझ भी है। तो जो समुद्री वातावरण और जो असमय के जो बादल जो पहाड़ों के ऊपर बन रहे हैं, और जब वो फट रहे हैं तो एक विनाश की स्थिति बन रही है। तो प्रकृति एवं पर्यावरण से पोषित उत्तराखंड, उसके लिए भी हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारी देवभूमि है तो देव संस्कृति, युग संस्कृति से संवर्धित उत्तराखंड। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो हमारे हाथ में एक लाल झंडा होता था और 2 पीले झंडे होते थे।
तो लोगों ने हमसे पूछा कि ये आपने जो है एक लाल झंडा और दो पीले झंडे क्यों रखे हुए हैं। तो हमने उन्हें बताया कि देव संस्कृति और युग संस्कृति से संवर्धित उत्तराखंड हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा है। ये जो लाल ध्वजा हमारी है, ये धर्म की ध्वजा है, युग संस्कृति की ध्वजा है। हर युग में जो है धर्म के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, तो धर्म की ध्वजा के साथ साथ हमारी जो है देव संस्कृति, हमारी शिव शक्ति हमारे साथ चल रही है। ये इसी का प्रतीक है, ये समझने की बात है। तो हम देव संस्कृति और युग संस्कृति से संवर्धित उत्तराखंड की बात भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम यात्राओं में थे तो जहाँ जहाँ भी हमें शक्तिपीठ मिले, जहाँ जहाँ भी हमें मंदिर मिले, हमने हर जगह जाकर के हमने अपने देवी देवताओं को, हम अपने पहाड़ के उत्तराखंड देवभूमि के अपने ग्राम देवताओं को हम नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बार बोला था कि 4 धाम यात्रा नहीं, हम 1000 धाम यात्रा की बात करते हैं। हमारे उत्तराखंड में एक एक मंदिर, एक एक तीर्थ है। तो हमें जो है, जब हम 1000 धाम यात्रा की बात करते हैं तो हमें शराब से मिलने वाले 3000 करोड़ के राजस्व की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है। हम तो बोलेंगे फेंको इसको, हटाओ इसको, क्या जरूरत है इसकी। ये राक्षसों का पेय है, अमृत नहीं है। ये कष्टकारी है, दुख देने वाला है। हमारे घर घर में जब कामधेनु हमारे घर घर में जब बंदी होगी तो हमें शराब की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि देव संस्कृति और युग संस्कृति से संवर्धित उत्तराखंड भी हमारी एक भीष्म प्रतिज्ञा है। और क्योंकि सरकार ने हमें जल, जंगल और जमीन के अधिकार नहीं दिए हैं, इसलिए सुरक्षित, स्वनियंत्रित और स्वनियोजित, सुरक्षित, स्वनियंत्रित और स्वनियोजित जल, जंगल, जमीन भी हमारी एक अहम भीष्म प्रतिज्ञा है। हमारे जल हैं, हमारे जंगल हैं, हमारी जमीन है। हम जानते हैं कि हमें अपने प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन कैसे करना है, ये हम जानते हैं। हमें पता है वो पानी कहां से आ रहा है। एक कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि किसी तालाब से ये पानी आ रहा होगा। उसको ये पता नहीं है कि ये बांज बुरास की जड़ों का पानी हमारे को आ रहा है। वो नहीं समझ सकता इन बातों को, वो पहाड़ का व्यक्ति ही समझ सकता है। जो बांजी के जोड़ी को जो हम पानी पीना रंदा, अब तुम क्या आदमी थे बोले कि हम बांजी के जोड़ी को पानी पियो रे, तू बोले कि क्या मजाक करूँ, क्या पागल आदमी छे, क्या बेवकूफ आदमी छे, बांजी को जोड़ी को कखो पानी छे। लेकिन सच्चाई यही है। तो हमें जब अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकार मिलेंगे, जब हम उनको स्वयं से रक्षा करेंगे, जब हम उनका स्वयं से उनका नियंत्रण करेंगे, और जब हम उनको स्वयं से नियोजित करेंगे, तो तभी वो हमारे साथ लंबे समय तक चल पाएंगे। नहीं तो हम बहुत जल्दी अपने जल, जंगल, जमीन को खोने की स्थिति में हैं। ये समझने की बात है और ये बहुत गंभीर बात है। आज हमारे पहाड़ के अंदर बहुत सारे पानी के सोते इसलिए सूख गए हैं क्योंकि हमारे बांज बुरांस के जंगल ही खत्म हो गए। ये स्थिति है और ये समझने की बात है। चीड़ मुक्त उत्तराखंड एक हमारी अहम भीष्म प्रतिज्ञा। हम चाहते हैं कि
चीड़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से पहाड़ से चीड़ का वर्चस्व खत्म किया जाए, क्योंकि हिमरेखा बचेगी तब, चीड़ की भीड़ छटेगी जब। यह भी हमारा एक नारा है, तभी हमारी हिमरेखा बचेगी। आज जिन जगहों पे बर्फबारी होती थी उन जगहों पे सूखा पड़ा हुआ है। तो हमें चीड़ की भीड़ भी कम करनी पड़ेगी। और हम हर वक्त जो है, हर बार हम अपनी 20 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, क्योंकि हमारे सारे सवाल और सारे जवाब इन्हीं 20 प्रतिज्ञाओं के अंदर जो है छुपे हुए हैं, सारे सवालों के जवाब। और उसके बाद जो हमारी 11वीं 20 प्रतिज्ञा है वह है संसाधनों का व्यवस्थापन, रिसोर्स मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि संसाधनों के व्यवस्थापन से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड बने। आज हमारी सड़कें साल में 6 बार बन रही हैं। अगर 6 साल में वो सड़क एक बार बने तो हमारे संसाधन बचेंगे हैं। हर व्यक्ति इस तरह से कार्य कर रहा है कि है, दिल्ली में मैं देखता हूँ, महानगरों में मैं देखता हूँ, एक ही नाला जो है साल में 10-10 बार वो खुद रहा है, 10-10 बार वो बन रहा है। यार हम उस नाले को एक बार ऐसा नहीं बना सकते हैं कि वो 10 साल तक कार्य करे। तो ये संसाधनों का अपव्यय है, मिसयूज है। जो लोग कहते हैं कि राज्य घाटे में चल रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत हम नालायक हैं, क्योंकि हम रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हम एक ही चीज को बार बार उस पर खर्चा करते हैं, इसलिए हमारे धन का अपव्यय होता है। एक सड़क को बनाने में अगर हम 500 करोड़ रुपए लगाते हैं उसकी मेंटेनेंस पे, हम 10 करोड़ रुपया लगाते हैं और साल में हम उसको 60 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो हम 10 करोड़ की जगह अगर 15 करोड़ एक बार लगा करके उसको इतना मजबूत बना दें कि वो 10 साल चले, तो उसमें बुराई क्या है? यही तो नहीं हो रहा है। और ये इसलिए नहीं हो रहा है बिल्कुल धर्म सिंह रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार जो है, सरकार निकम्मी है, इसलिए वो रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी काम नहीं करती है। वो चाहती है कि लोगों को दाएं बाएं से इस तरह से काम दे दो जिससे हमारा भी काम चले, हमें भी पैसा मिले। वो नहीं चाहते हैं कि कोई हम किसी चीज़ का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि स्थायी समाधान ढूंढेंगे तो उनके आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। ये एक सोचने की बात है। तो हमें जो है रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी काम करना चाहिए। हम लोग, अब आप बोलेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट पे कैसे काम होगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण। हम जो है बाजार जाते हैं, बाजार में जो है एक पतलून 100 रुपए की भी मिलती है और एक पतलून 500 रुपए की भी मिलती है। बाजार में एक जूता 100 रुपए का भी मिलता है, कानपुर में जो है तरबूज की छाल का भी जूता मिलता है, और एक जूता 500 रुपए का भी मिलता है।
अब आप बताइए कि अगर हम साल में 6 जूते पहनेंगे और 600 रुपये खर्च करेंगे, या 2 साल में 500 रुपये का एक जूता चलाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है? यही रिसोर्स मैनेजमेंट है। हम अपने लिए अच्छी चीज़, ड्यूरेबल चीज़, स्थायी चीज़, मजबूत चीज़, ब्रांडेड चीज़ अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश की सड़कों को, अपने प्रदेश के अस्पतालों को, अपने प्रदेश के स्कूलों को ब्रांडेड नहीं बना सकते। ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी रिसोर्स मैनेजमेंट, मैं रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत महत्व देता हूँ। मेरे लिए रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपने, और रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य वही अच्छा कर सकता है जो व्यक्ति दूरदर्शी होगा और एक अच्छा योजनाकार होगा। दिल्ली में आज जो है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में मेट्रो सिस्टम एक बहुत ही कामयाब सिस्टम है, बहुत कामयाब सिस्टम है। मेट्रो से लोगों की आवाजाही में लोगों को बड़ा आराम मिला, लेकिन वो मेट्रो भी जो है अदूरदर्शिता के कारण जो है कई जगहों पर वो ज़्यादा खर्चा करवाने पे सरकार को बाध्य करती है। आपने देखा होगा, एक पुल, फिर उसके ऊपर से दूसरा पुल, फिर उसके ऊपर से तीसरा पुल, एक पुलों का जाल। एक पिलर 10 फीट का है, दूसरे पुल को बनाने के लिए हमें 20 फीट का पिलर बनाना पड़ रहा है, फिर हम तीसरा पुल बना रहे हैं, उसके लिए 40 फीट का पिलर बनाना पड़ रहा है। यही एक अच्छे योजनाकार के होने के मायने होते हैं। हम लोग अंग्रेजों को कहते थे कि वो एक पुल बनाते हैं तो वो आगे के 25 सालों को ध्यान में रख करके बनाते हैं, 50 सालों को ध्यान में रख करके बनाते हैं। उन्होंने बनाए, आज भारत को आज़ाद हुए, है ना, 7 दशकों से ऊपर का समय हो गया है, आज भी उनके बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये हमारी 20 प्रतिज्ञाएं हैं। लक्ष्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लोकोपयोगी नीतियों से परिष्कृत, नवनिर्मित, स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड बनाने का जो हमारा सपना है, जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में जो आप लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमारा हौसला बहुत बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ें। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी तारीफ करें, आप बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमें आपके सुझाव भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है मिस्टर परफेक्ट नहीं होता है। हर सवाल का जवाब कोई अकेला व्यक्ति नहीं दे सकता है, लेकिन हर सवाल का जवाब सभी के प्रयासों से ढूंढा जा सकता है। तो मैं चाहता हूं क्यों ना हम मिलकर के कार्य करें, कठपुतली सरकारों से उत्तराखंड राज्य को निजात दिलाएं और अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि, अपनी संस्कार भूमि के निमित्त अपना सर्वस्व लगा दें। सर्वस्व लगा दें, कोई बात नहीं है, एक बार लगेगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी।
हमारी माताओं को प्रसव पीड़ा में अपने प्राण नहीं त्यागने पड़ेंगे। हमारे नौनिहालों को शिक्षा के अभाव में जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। इतनी सी बात करने के लिए आज का लाइव था, और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो हमसे जुड़े हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उनको पढ़ें और अपने प्रदेश के अधिकारों को, जो हमें उत्तराखंड को, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक जो चौरंगिया, हम चौरंगे बोलते अपने गढ़वाल में, एक चौरंगे होंगे, एक चौरंगिया आपन सुनी बोलो कि यार वो आदमी थे वो तो चौरंगे बड़े हमू तय हमारा लोगों की हम लोगों में एक ही कमी च, मैं सही बनू चाहते हैं, हम लोगों में एक ही कमी च कि हम बहुत थोड़ा में खुश हुए जाता, बस यही कमी च हमू में, हम बहुत थोड़ा में बहुत खुश हुए जाना, हम संतोषी लोग छना, ये को फायदा लोगों ने उठाए। यही वजह से हमारा लोगों तक बहुत कष्ट झेलना पड़े। इसीलिए मेरा कहना है कि सभी लोगों को पहाड़ को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने के निमित्त अपना सर्वस्व लगाना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ियों को जो विभीषिका जो हमें दिखाई दे रही है, जो एक भयंकर समय आने वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे हमें अपने भावी पीढ़ियों की रक्षा करनी होगी। नहीं तो पहाड़ अपना अस्तित्व खो देगा और लोगों को ये भी पता नहीं होगा, लोग ये भी नहीं जान पाएंगे, ये चीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी कि हमारे लोगों ने इस राज्य को पाने के लिए कितना संघर्ष किया। हम लोगों को अपने गांव के जो हमारे मकान हैं, जो पठारी का मकान चना हमारा, जो त्योबारी का मकान चना हमारा, जो खोली डंडाला चना हमारा, अरे यार उनका संवर्धन करो, वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको हैरानी होगी ये सोच करके, आपको एक बात सोच करके बड़ी हैरानी होगी कि जब से हमारे पहाड़ में ईंट और गारे के मकान बनने शुरू हुए हैं, तब से हमारे उत्तराखंड के वातावरण का टेम्परेचर कम से कम 3 डिग्री 4 डिग्री ऊपर हो गया है। हमारा पठारी वाला मकान रात में कद का ठंडा होता, कद ठंडा हो जाता, लेकिन हम लोग कामचोर हैं, हमने जो है मेहनत नहीं करना चाहते। हमारी एक पठार रड़की की तो हम होते हैं दोबारा से वे जगह पर लाने की स्थिति में नहीं। हम एक पठार लड़की की है, चलो निकाला ये यहीं पर टिन लगा दिया, पैसा चमू टिन लगा दिया, अब चलो हटाओ ये टिन, हम लेंटर डाल दिया, अरे न कर मैं बोलूँ छो, ये कंक्रीट के जंगल भी हमें खत्म करना हो। आप लोग जुड़िए, हमसे जुड़िए, उन पास से जो साथ दे सके, साथ चल सके, हर मुश्किल आसान कर सके। और मैं फिर बोलूँगा कि 20 सालों में क्या हुआ, जिनको हमने सौंपा पहाड़ वो सबके सब निकले दलाल। अब इनका दिन ढलने वाला है, मन का दीपक जलने वाला है। हमें पहाड़ के लिए अपना सर्वस्व लगाना है, तन मन और धन से हमें इस वक्त पहाड़ को बचाने की कोशिश करनी है। और मैं मुकेश पंत आपको दे रहा हूं, और मैं मुकेश पंत आपको भरोसा दे रहा हूं
थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। मैं मुकेश पंत आपको भरोसा देता हूं कि अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार के योजनाकार दूरदर्शी हैं, अगर जनता जागरूक है, तो कोई भी कार्य जो है, कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। सारे कार्य सरकार को करने चाहिए और जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही तो होता है। बाकी हम लोगों की इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं थोड़ी नहीं है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी हम लोगों की जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक एक पाव टमाटर के लिए हमें देहरादून देखना पड़ रहा है कि कोई समाज सेवी आएगा हमारे लिए एक पाव टमाटर भेजेगा, हैं 1 किलो आटा भेजेगा। इनका नालायक वेगे क्या हम, पर वे गया। अरे न कर यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और होश उनके उड़ रहे हैं। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, होश उनके उड़ रहे हैं। धूल कितनी भी उड़ा लो, आंधियां कितनी बुला लो, झूठ को जाना पड़ेगा, सत्य को आना पड़ेगा। बदलाव की जो ये लहर है, चल पड़ी गांव शहर है। भाग्य उदित होने लगे हैं देवभूमि उत्तराखंड के, अब भाग्य उदित होने लगे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी से आप लोग जुड़िए और अपनी इच्छाओं का, अपनी आशाओं का, अपनी अपेक्षाओं का, अपनी जरूरतों का पहाड़ प्रदेश बनाइए। बस इतना ही कहना है। जो जहां है वो वहां से अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे। हर वक्त जो है किसी को संदेह की निगाह से देखना भी अच्छा नहीं होता है। कई लोग जो है कटाक्ष भी करते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, प्रश्न पूछना, कटाक्ष करना, लेकिन सहयोग भी तो करना जरूरी होता है। जब तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति भले एक लघु लिविच ना तो वे लघु ली तभी एक ठाकुर चंद, एक लौकिर कदूर करेला है ककोड़ा चिचिंडा के एक लघु ली होती तो वे तभी ठाकुर चंद यार। तो उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी तभी ठाकुर चंद और हमारा ठाकरा, हमारा अपना भयबंद छ ना। अगर आप लोग हमारा सबल बनेंगे तो उत्तराखंड एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बनकर ही रहेगा। ये मेरा वायदा है आपसे। बस इतनी बात कहनी है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो मैं आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। समय भी काफ़ी हो गया, आप लोगों ने बहुत समय दिया। अब बातचीत होनी तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाऊँ, है ना। और मेरे लाइफ थोड़ा ही नहीं होती, मैं जरा टाइम जरा ज़्यादा लग दू ही कि जब बात करें तो थोड़ा विस्तार से होनी चाहिए। तो अभी हमारा आप लोगों का कोई सवाल है ना? आप लोगों के कोई सवाल होंगे? तो
तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और अभी हमारी पहाड़ परिवर्तन यात्राएं होनी थी। तो हमारी एक जौनसार की यात्रा थी, फिर कुमाऊं की यात्रा थी, फिर एक रानीखेत से गैरसैंण की यात्रा थी, फिर एक उत्तरकाशी से भी एक यात्रा थी। तो बहुत सारी यात्राएं हमारी पैदल यात्राएं थी, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग अपनी यात्राएं हमें स्थगित करनी पड़ी। और जैसे ही, वैसे तो मैं बीच में 1-2 बार पहाड़ गया था, जा ही रहा हूँ, लेकिन दिनेश जी, अरे नमस्कार नमस्कार, आप बड़ी देर में आए। अब तो संवाद लगभग अपने अंतिम समय पे है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप स्वस्थ होंगे तो आप फिर से देखेंगे कि कैसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए। और इस बार जो है मैं कह रहा हूं कि बदलाव की जो ये लहर है चल पड़ी, गांव शहर है, इसको मूर्त रूप देना पड़ेगा। और आप लोग सभी लोग जो है अपने सुझाव मुझे भेजते रहिए। वो 360 डिग्री का जो एक विज़न डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो रहा है, उसमें मैं चाहूँगा कि सारे लोग अपने सुझाव दें, ताकि कोई भी चीज़ जो है ऐसी ना हो कि वो रह जाए। इतनी ही बात है। तो क्या हमें अब इस संवाद को खत्म करना चाहिए या कोई प्रश्न हमारे पास है? हाँ, सवाल जवाब करते रहिए। और कुटुंब पे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा जाने से पहले। हर सवाल का जो है जवाब है, हर समस्या का समाधान है। और अगर हमारी इच्छा शक्ति, मेरा ही मानना है, मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को फिर विराम दूंगा। सभी लोग, हाँ सभी लोग ठीक कह रहे हैं दरबान जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर हम चाहे ना, इंसान जो, वो एक अलग बात है कि हम पानी में चल रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन धरती पर नहीं चल पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम चाहें तो हम तो सूर्य पर भी लैंड कर सकते हैं। इतनी इच्छा शक्ति इंसान के अंदर है। हम सन पे भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन हम इतने विवेकी हैं कि हमें पता है कि अगर हम सन पे लैंड करेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक हम कर सकते हैं। और इस बार आप उत्तराखंड में बदलाव के बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी को ही विकल्प के रूप में लाइए। अगर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय क्षेत्रीयता, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे क्षेत्रीय दलों की स्थिति बहुत बुरी है। अंतर कलह इतना ज़्यादा है। कोई भी युद्ध जो है एक जनरल के नीचे जीता जाता है, ये एक ध्रुव सत्य है। लेकिन अनेक जनरलों के चलते जो है ये क्षेत्रीय पार्टियों के जो क्षेत्रवाद, पहाड़वाद की जो है हार जो हो रही है, इस हार को जीत में बदलने के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के साथ खड़े हों। और मैं मुकेश पंत आपको वायदा करता हूँ, और आपको ये मेरा ओपन चैलेंज है कि हम अपने लोगों को निराश और हताश नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि धूल कितनी भी उड़ा लो, आंधियां कितनी बुला लो, झूठ को जाना पड़ेगा, सत्य को आना पड़ेगा। और भीष्म सी कर ली प्रतिज्ञा। अब तो प्रतिज्ञाएं कर ली हैं, आप भी अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं उठाइए
हम ये नहीं कह रहे हैं कि भीष्म ने कर ली प्रतिज्ञा, हम कह रहे हैं कि भीष्म जैसी कर ली प्रतिज्ञा। आप भी प्रतिज्ञा करिए। बात हमारी समाप्त हो गई है। अगर किसी के पास प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे, वरना इस चर्चा को थोड़ी देर में विराम देंगे। आप लोग सहयोग करते रहिए, आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। और हमने जब एक बार निर्णय ले लिया है, वरना तो सभी कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन जब लगा यार कि अब तो भाई खतरे की घंटी बज रही है, अब तो किसी को कुछ करना ही पड़ेगा, तो रहा नहीं गया मित्रों, रहा नहीं गया। मैंने भी बहुत आंदोलन किया, उत्तराखंड का आंदोलन मैंने भी किया। मैं बड़ा युवा था, मैंने भी उत्तराखंड का आंदोलन किया। इलाहाबाद में उत्तराखंड आंदोलन की मैंने बागडोर संभाली। उत्तराखंड आंदोलन में जान फूंकने के लिए जागते रहो 5000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा भी की, बहुत कार्य किए। ऐसा नहीं है छोटे छोटे, मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस बात की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो है थोड़ा हट करके अब कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन के बाद हमने जिन लोगों को सौंपा पहाड़, वो सब के सब निकले दलाल। इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सवाल नहीं है, और सवाल हमारे पास आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। आज का लाइव अच्छा हुआ, ऐसे ही चर्चा होती है, ऐसे ही बातचीत होती है। और इन सब बातचीतों के बीच में जब कोई अच्छा सुझाव निकलता है, कोई क्रांतिकारी सुझाव निकलता है, तो कोई ऐसा बदलाव भी समाज के बीच में आ जाता है कि वो एक इतिहास के पन्नों पे जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य बदलाव भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब हाँ, दरबान सिंह जी, कोई प्रश्न आ रहा है आपके पास, या बाद में ही हम लोग प्रश्न कर लेंगे? एक बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तो खैर हम लोगों का जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है। आप लोग भी अपने उस विजन डॉक्यूमेंट में अपना सहयोग दीजिए। लेकिन उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की जो 11 अहम भीष्म प्रतिज्ञाएं हैं, उस पर भी आप लोग जो है अवश्य मंथन करें। मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छी लगी होंगी, और वो एक निचोड़ है हमारे पहाड़ के विकास का, जो मॉडल है पहाड़ को आगे ले जाने के लिए, एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड बनाने के लिए। ये 11 भीष्म प्रतिज्ञाएं, ये बुनियादी प्रतिज्ञाएं हैं। तो उन पर भी अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप ज़रूर भेजें। तो क्या अब हम इस संवाद को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं? हाँ ओंकार सिंह जी, तो मैं अब ये संवाद यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल समय चल रहा है, अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। इस समय जो जीतेगा वो सिकंदर नहीं, जो बचेगा वो सिकंदर आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हम लोग एक बहुत बड़े उनपा परिवार के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, और मजबूती से अपने पहाड़ को आगे ले जाएं। भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, माँ नंदा से, गंगा मैया, जमुना मैया, हमारे ग्राम देवताओं से, इस देवताओं से यही प्रार्थना है। इसी बात को कह करके मैं आज का ये लाइव इसको विराम देता हूँ, और हम बहुत जल्दी फिर से लाइव आने की कोशिश करेंगे। जय उनपा, जय उत्तराखंड।
सभी को मेरा नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।